अब आइए सीधे रुख करते हैं डिफेंस के वेबिनार का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। साथियों, हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। हालत यह है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है, और ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। आप देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था, लेकिन बाहर से हथियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था। और मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है कि जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है, चलो भाई उसी रास्ते पर चल पड़ो। आप भी आज अपने घर जाकर के अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अनजाने ऐसी कितनी ही विदेशी चीजों का आप बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब आज का भारत इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कस के काम कर रहा है। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया, और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है, और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद पहली बार
डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। साथियों, मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है। सरकार ही एकमात्र बायर है, सरकार स्वयं मैन्युफैक्चरर भी है और सरकार की अनुमति के बिना एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डी लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस सेक्टर में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा मदद यूनिफॉर्म फोर्सेस की लीडरशिप से मिली है। वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब डिफेंस फोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति वो जब इस बात को कहता है ना, तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा है उसके लिए तो जीवन और मृत्यु का जंग होता है। वो अपना जीवन संकट में डालकर देश की रक्षा करता हो और वो जब आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे आया हो तो कितना सकारात्मक और उत्साह से भरा हुआ वातावरण होगा, इसकी आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। तो रक्षा क्षेत्र भी किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और एक बार फिर से रुक करेंगे। इस समय सेना का जिस तरह से वेबिनार चल रहा है उसमें पीएम मोदी शामिल हुए। सीधे रुक करते हैं। प्रोडक्ट की ताकत रखते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन देशों की सहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमिका है। भारत के विकसित होते डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, बहुत बड़े अवसर भी है। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकलकर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में
अपनी पहचान बनानी है और आपको साथ लेकर के इस पहचान को मजबूत करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे स्टार्टअप्स बदलते समय के साथ तेजी से बदलाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं। हमारी रक्षा तैयारियों में हमें आगे रख रहे हैं। एमएसएमईज तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती है। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उससे एमएसएमईज को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको एक्सपांड करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।